दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसने जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का मापन किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। देखो भाई, सबसे पहले हम आंसर की बात करेंगे और उसके बाद में उस पर्सन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गरीबी का मापन आए या फिर राष्ट्रीय आय का अनुमान आए तो राइट आंसर आएगा हमारा दादा भाई नौरोजी ने। अब यहाँ से दो तीन प्रश्न बनते हैं। नंबर एक प्रश्न, दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले कब लगाया? 1867-68 ईस्वी में। अपनी किस पुस्तक के अंदर लगाया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर। दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना लगाया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 340 करोड़ रुपए। और दादा भाई नारोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। तो ये चार पांच फैक्ट अपने इस प्रश्न से क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या फिर गरीबी रेखा हम कह सकते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त विभाग या फिर उपरोक्त सभी मिलकर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, वह भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है और वह इस कार्य के लिए NSSO जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर संगठन, इसके आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण या फिर निर्धनता का अनुमान लगाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित नहीं है? यानी तीन समिति हैं वह गरीबी रेखा से निर्धारण से संबंधित हैं, जबकि एक समिति है उसका संबंध है वह गरीबी रेखा के निर्धारण से नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति है, इसका संबंध है वो पंचायती राज से मतलब संबंधित है। जबकि जो बाकी तीन समितियां हैं, नीलकांत दांडेकर 1971 में, वाई के अलत समिति 1979 और लकड़वाला समिति जिसका गठन 1989 में किया गया था, ये तीनों समितियां हैं, ये गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर कब किया गया? तो देखो भाई, एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि आज़ादी से पहले सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो 1931 के अंदर डॉक्टर VKRV राव ने लगाया था। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में यानी आज़ादी के बाद पहली बार यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण है वो नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1977 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें अपने को क्या देखनी है वो एक बार देख लो। 1977 के अंदर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया और प्रतिदिन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना गया। यानी कि 2250 कैलोरी भोजन जो प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है वह गरीबी रेखा से ऊपर है, जो नहीं कर रहा है वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। और इसके लिए आधार वर्ष है वह 1960-61 को माना गया। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएंगे। यानी कि भोजन कैलोरी यानी कि कैलोरी उपभोग के आधार पर पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण है वह 1977 के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, वाई के अलद समिति कब गठित की गई? अलद अलद अपन देसी भाषा के अंदर आप अपन सोच सकते हैं कि अड़ज पड़ज, यानी कि ऐसा शब्द जिसके बारे में जो संख्या में बहुत कम लिखनी आती हो। तो बच्चे अक्सर है 1979-89 में कंफ्यूज रहते हैं। यानी वाई की अलद समिति उसका गठन है वह 1979 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। 1979 के अंदर अलग समिति का गठन किया गया था। और महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो भाई, कोई भी समिति हो उसके बारे में महत्वपूर्ण बात अपने को जरूर याद करनी है। तो वाई के अलग समिति जिसका गठन 1979 में किया गया था और इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी निर्धारित की। अब अपन है ना इन सारी चीज़ों को कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ नोट कर सकते हैं। जैसे
जैसे कैलोरी उपभोग के आधार पर सबसे पहले गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1977 के अंदर। कितनी कैलोरी मानी गई थी? 2250, लेकिन उसमें अलग अलग निर्धारित नहीं था। पूरे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिला के औसत 2250 कैलोरी भोजन उपभोग की सीमा रखी गई थी। जबकि अलग ये जो अपने यहाँ पर समिति है, इसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी निर्धारित की। इसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की सीमा निर्धारित की गई। अब यहाँ पर एक बात याद करने लायक और है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता महसूस होती है। और जबकि शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, वो शारीरिक मेहनत कम करते हैं, तो उन्हें कम कैलोरी उपभोग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग ये जो अपनी समिति है, इसने 2400 कैलोरी ऊर्जा 2400 कैलोरी भोजन की सीमा निर्धारित की और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, यानी इससे कम अगर कोई उपभोग कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो अपने को दो आंकड़े तो एक साथ लिख सकते हो आप कि 1977 के अंदर सबसे पहले 2250 कैलोरी की सीमा निर्धारित की गई, मिक्स शहरी ग्रामीण दोनों के लिए। जबकि अलग समिति ने सबसे पहले ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग की, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गरीबी की स्थिति का आकलन करने के लिए योजना आयोग ने 1989 में किस समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाकड़वाला समिति। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाकड़वाला समिति से संबंधित अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले हमें याद करना है कि लाकड़वाला समिति का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1989 के अंदर, 1989 के अंदर। जबकि इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। ये दोनों चीज़ आप नोट कर सकते हो। 1989 के अंदर इस समिति का गठन किया था, लाकड़वाला समिति का, और 1993 के अंदर लाकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है। उसके बाद में एक इसने राज्य में मूल्य के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा है उसका निर्धारण किया था, और प्रत्येक राज्य के लिए भी इसने अलग अलग रेखा निर्धारित की थी। कुल 35 रेखाएं थी, यानी आरंभ के अंदर 28 रेखाएं थी, जबकि बाद में कुल 35 निर्धनता रेखाओं का इन्होंने निर्धारण किया। अब लाकड़वाला समिति के अनुसार कितने प्रतिशत भारत में गरीबी थी, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी थी, शहरी क्षेत्र में कितनी थी, ये बातें हम आने वाले आगे वाले प्रश्न के अंदर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 5-4 प्रश्न है वो अब लाकड़वाला समिति से संबंधित चलेंगे अपने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का आकलन करने के लिए लाकड़वाला समिति ने कौन से मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बे दोनों, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी और कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट है वह 2009 में प्रस्तुत की थी। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लो। लाकड़वाला समिति का गठन 1989, रिपोर्ट पेश की 1993 के अंदर। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में, जबकि रिपोर्ट पेश की 2009 में। उसी प्रकार से सी रंगराजन समिति का गठन है वह 2012 में किया गया था, जबकि उसने 2014 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये सारी चीज़ आप अपने नोट्स, अपने छोटे नोट्स बना सकते हो, उसके अंदर एक साथ नोट कर सकते हो। और मुख्य रूप से ये 4 समितियाँ हैं, अलग समिति, उसके बाद में लाकड़वाला समिति 1989, 1993 के अंदर रिपोर्ट पेश, उसके बाद में सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में गठन, 2009 में रिपोर्ट पेश, और उसके बाद में सी रंगराजन समिति 2012 में गठन और 2014 में रिपोर्ट पेश। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है, इनके डेट आप नोट कर सकते हो। अब देखो भाई आगे अगला प्रश्न हमारा, सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों, यानी 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना उपभोग निर्धारित किया? यानी कि यहाँ पर पैसों से संबंधित है। उपभोग व्यय, यानी एक व्यक्ति अगर एक महीने के अंदर अपने ऊपर इतने रुपए अपनी आवश्यकता के ऊपर खर्च कर सकता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर उतने रुपए नहीं कर सकता तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो देखो भाई प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना उपभोग निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 816। अब देखो यहाँ पर अपने को 2 प्रश्न एक साथ याद कर लेने हैं
कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने एक तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, और जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यह सीमा निर्धारित की 816 रुपए की, और शहरी क्षेत्रों के अंदर 1000 रुपए की। अब देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि महंगाई कम होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर कम कीमत के ऊपर ही हमें आवश्यक जो वस्तुएं वो उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग निर्धारित किया 816 रुपये, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों के अंदर चूंकि महंगाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इन्होंने उपभोग व्यय है वो 1000 रुपये निर्धारित किया। यानी शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 816 रुपये। अगर कोई व्यक्ति एक माह में अगर अपने ऊपर इतने रुपए खर्च नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। यह जो आंकड़े हैं वह सुरेश तेंदुलकर समिति ने जारी किए थे, ठीक है। तो आगे समझ में, सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के मूल्यों के आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोग व्यय सीमा 816 रुपये और शहरों के लिए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये निर्धारित की। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के मूल्यों पर शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना उपभोग निर्धारित किया। तो इस प्रश्न को आपने पहले सोल्व कर लिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। यानी सुरेश तेंदुलकर समिति ने, जिसका गठन 2004 में हुआ था, 2009 में रिपोर्ट पेश की थी। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसने सीमा निर्धारित की उपभोग व्यय की 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के अंदर 1000 रुपये की। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 के मूल्य के आधार पर भारत में गरीबी का स्तर कितना, यानी कितने % गरीबी थी भारत के अंदर। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप एक साथ नोट कर सकते हो कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 मूल्यों के पर आधारित इन्होंने कुल गरीबी का प्रतिशत कितना बताया, ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत कितना बताया और शहरी क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत कितना बताया। तीनों को अपने को एक साथ नोट कर लेना है। 3 प्रश्न को एक प्रश्न के अंदर अपने को ये सोल्व करना है। तो भाई इन्होंने टोटल गरीबी बताई इन्होंने। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 21.9%। यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी का परसेंट था 21.9। अब भाई शहरों के अंदर गरीबी ज़्यादा होती है और नहीं शहरों के अंदर गरीबी कम होती है और गांव के अंदर ज़्यादा गरीबी होती है। तो औसत तो इन्होंने 21.9% बताया, जबकि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनके अनुसार जो गरीबी है वो इन्होंने बताई 25.7%, जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर इन्होंने 13.7% बताई है। तीनों आंकड़े एक साथ नोट कर लो कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कुल गरीबी का परसेंट 21.9%, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25.7 और शहरी क्षेत्र के अंदर 13.7%। अगला प्रश्न है वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो प्रश्न नंबर 13 को, क्योंकि यह 2004-5 के मूल्यों पर आधारित है। ऐसा प्रश्न कोई नहीं बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग में लिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह लागत सूचकांक भी और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय भी। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का मतलब इन्होंने 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए उपभोग व्यय की राशि निर्धारित की, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है खाद्य और कृषि संगठन, जिसका जो मुख्यालय है वह रोम के अंदर है, इटली के अंदर। वह गरीबी का आकलन किस आधार पर करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग के पोषण मूल्य यानी कि कैलोरी ऊर्जा के आधार पर। जिस प्रकार से ये अपने सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया है, नहीं जो अपने डेटी लाकड़ वाला ने किया है 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी, उसी आधार पर खाद्य और कृषि संगठन भी करता है। अब अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया सी रंगराजन से संबंधित, यानी गरीबी का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 2012 में समिति का गठन किया गया। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना इसका सी रंगराजन। और यहाँ पर एक प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सी रंगराजन है वह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे पहले 1992 से 1995 तक। अपन देखते हैं नोट के ऊपर उनके हस्ताक्षर भी होते हैं। तो अपने यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया कि सी रंगराजन समिति का गठन है वो 2012 में किया गया और 2014 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब देखो हमने सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में हमने आंकड़े पढ़े कि उनके अनुसार
भारत में गरीबी का कितना प्रतिशत है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना, शहरी क्षेत्र में कितना। तो हमने पढ़ा था कि सुरेश तेंदुलकर के अनुसार टोटल गरीबी का प्रतिशत उन्होंने 21.9% बताया था। जबकि सी रंगराजन के अनुसार प्रश्न नंबर 18 देखो, भारत में 2011-12 आधार वर्ष के अनुसार कितने प्रतिशत गरीबी है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 29.5। अब हमें कंपेरिजन करते हुए पढ़ना है कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया था 21.9 के आसपास, जबकि सी रंगराजन ने बताया था 29.5, यानी इन्होंने ज़्यादा बताई थी भारत में गरीबी। तो एक तो ये अपन यहाँ पर कंपेरिजन कर लेते हैं। औसत गरीबी का प्रतिशत है सी रंगराजन के अनुसार और सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 21.9 और 29.5। अब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का भी कंपेयर कर लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा अंतर बताया था। उन्होंने बताया था कि टोटल तो 21.9, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में 25.7 और शहरी क्षेत्र में 13.7। जबकि सी रंगराजन के अनुसार टोटल तो इन्होंने कितनी बताई है, टोटल तो इन्होंने बताई है 29.5% गरीबी, ठीक है। जबकि इन्होंने शहरी क्षेत्र के अंदर, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितना बताया, यानी सी रंगराजन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत कितना है। तो हमें याद रखना है कि इनका ग्रामीण और शहरी का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 30.9, यानी औसत तो इन्होंने बताया 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो इन्होंने 30.9% बताया, और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो इन्होंने यह आंकड़ा बताया 26.4%। तो तीनों आंकड़े भी हम एक साथ याद कर सकते हैं। औसत है वो सी रंगराजन समिति के अनुसार 29.5, ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 और शहरी क्षेत्र के अंदर 26.4। एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीबी का जो परसेंटेज है वो कम है, और नहीं ज़्यादा है, और शहरी क्षेत्र के अंदर कम है। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय स्तर के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग कितने रखा गया। तो इसमें एक आगे अक्षर और जोड़ दो यहाँ पर कि सी रंगराजन समिति के अनुसार, यहाँ पर जोड़ दो ये चीज़ कि सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग कितने रुपए रखा गया। तो देखो भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 972 रुपये। अब देखो, अब हम कंपेरिजन करते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग है वह 816 रुपये रखा था, और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये, जबकि सी रंगराजन ने वो बढ़ा दिया। तो हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सी रंगराजन ने गरीबी का प्रतिशत भी बढ़ा के बताया था, और उन्होंने प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग जो व्यय राशि है उसको भी बढ़ा के बताया है। तो सुरेश तेंदुलकर ने बताया था 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कि एक व्यक्ति के लिए उपभोग व्यय, जबकि सी रंगराजन समिति ने बताया है 972 रुपये, यानी 816 से बढ़ा के इसे 972 कर दिए। और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो सुरेश तेंदुलकर ने तो बताए थे 1000 रुपये, जबकि यहाँ पर सी रंगराजन ने बढ़ा के बता दिए 1407 रुपये, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 816 और 1000 रुपये, जबकि सी रंगराजन के लिए 972 और 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की राशि निर्धारित की गई। अगर इनको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होंगी ये चीज़ें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब प्रभावी हुआ। इसकी डेट पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी हुआ। और मुझे याद आ रहा है इसकी शुरुआत है वो शायद सोनिया गांधी ने अपने डूंगरपुर जिले से की थी, और आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा कि अब 2-3 प्रश्न है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित चलेंगे। तो ये कब प्रभावी हुआ, 12 सितंबर 2013 को। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत भाग को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में प्रश्न को समझें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत जनसंख्या आती है, यानी कितने % पॉपुलेशन को यह कवर करता है ये अधिनियम। इसके अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो लाभान्वित होती है, जिसको अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 67%। अब अपने को यहाँ पर 3 फैक्ट याद करने हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल जनसंख्या का पूछे तो 67% जनसंख्या इस अधिनियम के तहत कवर हो रही है। और अगर ग्रामीण और शहरी की अलग अलग पूछे तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज़्यादा गरीब रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 75% जो पॉपुलेशन वो कवर हो रही है, इसके अंतर्गत आ रही है, और शहरी क्षेत्र के अंदर 50%, यानी कि टोटल 67%
शहरी क्षेत्र के अंदर आ रही है 50% जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 75% पॉपुलेशन है वह इसके दायरे में आ रही है। अगला प्रश्न भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी को कितने किलोग्राम अनाज प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम अनाज प्राप्त होता है। ये फैक्ट हैं कुछ, इसके बारे में ज़्यादा समझने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर समझाने की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। ऑप्शन में बार बार इसलिए नहीं बोल रहा ABCD कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, और मेरा मेन उद्देश्य है आपको कम टाइम के अंदर। कुछ कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि आप बच्चों को भ्रमित कर रहे हो, पागल बना रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, इस टाइम के अंदर यूट्यूब के अंदर आप वीडियो बना रहे हो। देखो भाई, मैं वही काम करता हूँ जो बच्चों के हित में होता है। बुक मैंने जो निकाली बच्चों के हित में निकाली, मुझे लगा कि मार्केट से बढ़िया मैटर में दे सकता हूँ तो मैंने काम किया। मेरे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और ये वीडियो बनाने का काम भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर ये वीडियो है वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि सुनी हुई बात है वो बहुत अच्छे से याद होगी। मैं खुद यूट्यूब के विरोध में हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये सोच के ही बना रहा हूँ कि कम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर आपका ये चीज़ें मैं कवर करवाऊँ मैं आपकी, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाओ कि मैं अपने भाई मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, वाचिंग आवर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो मैं पहले भी मैं आधे घंटे तक मैं लेक्चर देता, मैं 5-7 मिनट तक मैं लेक्चर देता, लेकिन मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा। साफ एंड सीधी बात है, पहले पर्सन से स्टार्ट करो मैटर को, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करो। और यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं बढ़ाना है, बिना ऑप्शन सीधे आंसर दे रहा हूँ। जहाँ पर व्याख्या करने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है सीधा फैक्ट है तो सीधा फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भधारण की अवस्था से प्रसव के 6 महीने के बाद तक किसके माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं को जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वो किसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है? सीधी सी बात ये है प्रश्न के अंदर। राइट आंसर आ जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जो भी भाई अपने राशन वासन जो भी मिलता है वो सब आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी 3 विशेषता है, एक विशेषता नहीं है। चलो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसके तहत अनुदानित दर पर लाभार्थी को अनाज प्राप्त होता है, यानी कि कम दर के ऊपर अनाज प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। चावल है वो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है ये कि अनुदानित दर पर यानी कम दर के ऊपर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। अगला ऑप्शन नंबर 2, इसके तहत अगर अनाज प्राप्त नहीं होता तो उसको राज्य सरकार के माध्यम से सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से इसके अंदर महात्मा गांधी ये जो अपने रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये अपने नरेगा वाला है, जिसके अंदर यही नियम है कि अगर 15 दिन के अंदर हम रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो सरकार घर बैठे हमें भत्ता देती है। उसी प्रकार इसके अंदर अगर सरकार वह अनाज उपलब्ध नहीं करवा पाती अनुदानित दर के ऊपर तो उन्हें सुरक्षा भत्ता दिया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम चावल, गेहूं या मोटा अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी अनुदानित दर अलग अलग होगी हर राज्य के इसके अंदर, हर अनाज के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 4 है, सभी अनाजों की दर एक होती है। बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इसकी विशेषता नहीं है। सभी अनाजों की दर है वह अलग अलग है। और जबकि राज्य सरकार है वह गेहूँ केवल 1 रुपये किलो के अंदर मिल रही है, यानी ज़्यादा अनुदान यहाँ पर सरकार दे रही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले इसको समझो भाई। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वह अलग चीज़ है, वह एक प्रकार की स्कीम है, वह एक प्रकार की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है वह आवश्यकतामंद लोगों तक अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये एक प्रकार की रैंकिंग है, रैंकिंग जारी करने का एक माध्यम है जो रैंकिंग जारी करता है। किनकी रैंकिंग, किस आधार पर रैंकिंग जारी करता है कि किस राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, FSSAI के द्वारा। अब ये इसने कब जारी करने की शुरुआत की और इसमें राजस्थान की रैंकिंग क्या है, इन सारे सवालों के बारे में हम आने वाले कुछ प्रश्नों के अंदर अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है
इसके अंदर पर्सन के कुछ है ना, इसके पॉइंट बदल रहे हैं, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। कुछ फालतू पर्सन थे वो हमने बुक तैयार करते टाइम ही हटवा दिए थे, जबकि क्रम संख्या नहीं बदली। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होना कि भाई 30 के बाद में इसके अंदर 32 कैसे आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करने की शुरुआत कब की थी? यानी सबसे पहले इन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 के अंदर। ठीक है। तो दो प्रश्न हो गए यहाँ पर क्लियर कि भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वह FSAI के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले कब शुरुआत की? 2019 के अंदर। और सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? अभी 2022 का। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कितने मानकों पर आधारित है? राइट आंसर हमारा आ जाएगा 5 मानकों पर आधारित, यानी 5 मानक हैं जिनके ऊपर आधारित सर्वे के माध्यम से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। प्रत्येक राज्य को रैंकिंग दी जाती है। और वो 5 मानक कौन कौन से हैं, ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। तो ये 5 मानक अपन याद कर सकते हैं: मानव संसाधन, संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये 5 मानक है जो हमें याद करने हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2022 के अंदर हुआ उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो देखो भाई, 2019 के अंदर ये सूचकांक जारी करने की शुरुआत की गई। 2019 में पहला, 20 में दूसरा, 21 में तीसरा, 2022 के अंदर चौथा राज्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। उसके अंदर अपने राजस्थान की रैंक कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां, यानी 10वां स्थान था अपने राजस्थान का चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अंदर। और राजस्थान ने 50.5 अंक प्राप्त किया और 10वें स्थान के ऊपर रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अपने को याद करना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37, राज्य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 के अंदर। ठीक है, यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना है वह 2008 के अंदर की गई थी। और 2019 के अंदर इसने पहली बार सूचकांक जारी किया था। 2022 के अंदर ये चौथा सूचकांक जारी किया था, जिसके अंदर राजस्थान का 10वां स्थान है। राजस्थान ने 50.5 अंक इसमें के अंदर राजस्थान को हासिल हुए थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2000 को। कहाँ से शुरुआत हुई? गाजियाबाद के सिखेड़ा गांव से। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? आगे योजनाएं आएंगी तो उनके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अपन याद कर सकते हैं अन्नपूर्णा योजना, यानी अनाज सब तक अन्न की पहुँच हो। यह धारणा किन की थी? महात्मा गांधी जी की थी। तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर, उनकी जयंती के शुभ अवसर के ऊपर 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ किया गया था? तो पहले तो हमें यह समझना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है ये। ठीक है, कब आ जाएगी ये अधिनियम? कौन सा अधिनियम है? तो इस अधिनियम का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। और ये लागू कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश से लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ। कितने जिलों में प्रारंभ हुआ? स्टार्ट में यह पहले चरण के अंदर 200 जिलों के अंदर प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद में सन 2008 के अंदर इसको संपूर्ण भारत के अंदर लागू कर दिया गया। और अगले साल 2 अक्टूबर 2009 को, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर, यानी 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यानी कि इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। यानी पहले इसका नाम था नरेगा, फिर आगे मैं और लगा दिया गया महात्मा गांधी, यानी कि मनरेगा। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजना है। और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का योगदान है 90% और राज्य सरकार का है 10%। इसका वित्तीय सहयोग इसके अंदर। और इसके अंदर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की इसके अंदर गारंटी है। और अगर 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि वर्तमान ये जो अपना वित्तीय सत्र चल रहा था, ये अपने राजस्थान का 2022-23 वाला, इसके अंदर राज्य सरकार ने 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी।
और इसके अंदर टोटल सप्ताह के 6 दिन काम किया जाता है और 7 घंटे इसके अंदर कार्य अवधि है। तो ये चीज़ हम याद कर सकते हैं। अब भाई अपने 39% हो चुके हैं, वीडियो अपना बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी के जो पर्सन हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और देखो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीडियो अब मैं तैयार कर रहा हूँ ये निश्चित रूप से लास्ट टाइम के अंदर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, मेरा मन तो बहुत कुछ करने को कर रहा है लेकिन टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम के पास आने तक, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सब मैं ग्रुप के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप थोड़ा सा अपडेट रहें।